हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो आज हम ग्रेविटेशन की न्यू वीडियो लेकर आए हैं, थ्रस्ट एंड प्रेशर, है ना। तो इसके ऊपर आज हम न्यू वीडियो लेकर आए हैं, थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर के आज ऊपर हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आप देखिए थ्रस्ट होता क्या है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी एक चीज है ना, ये है ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर हम ऊपर से क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम ऊपर से क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ये चीज समझिए, इसके ऊपर से हम क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। इसके परपेंडिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से क्या लगाना, फोर्स लगाना। और उसके परपेंडिकुलर मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके ऊपर से परपेंडिकुलर 90 डिग्री का फोर्स लगाना, है ना। 90 डिग्री का फोर्स लगाना। तो यहाँ हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। ये हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है। तो कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके परपेंडिकुलरली क्या लगाना, फोर्स लगाना, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। या कॉमन में हम फोर्स ही बोल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या बता रहे हैं, फोर्स मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है। लेकिन थ्रस्ट क्या बोल रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका परपेंडिकुलर, है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये फोर्स लग रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट है इसमें ऐसे और ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलरली 90 डिग्री का मतलब ऊपर से ऐसा फोर्स लगाना, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना, वो है थ्रस्ट। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो लिख रहे हैं इसको, द फोर्स एक्टिंग on an object, the force acting, सॉरी जस्ट अ सेकंड, एक मिनट, माइक इसका वर्क नहीं कर रहा है। तो बस द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाना, फोर्स लगाना। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर the force acting on an object perpendicular to the direction of object is called force। क्या ये चीज समझ में आई। थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाना किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये होता है थ्रस्ट। अब इसके आगे का समझिए, देखिए एक बार इसके आगे का समझिए। ये मान लो जमीन है ना, ये मान लो जमीन है ना, नीचे से हम इस तरीके से बना रहे, ये अर्थ है ना, अर्थ मान लो, जमीन मान लो, ठीक है। ये मान लो फ्लोर है, या यहाँ पर मान लो क्या है, सैंड है, यहाँ पर मान लो सैंड है, रेत है। रेत का एग्जाम्पल से देंगे, यहाँ पर रेत है। रेत के ऊपर यहाँ पर कोई भी एक इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है। रेत के ऊपर यहाँ पर कोई भी इंसान खड़ा हुआ है, या मान लो यहाँ पर, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर कोई भी इंसान खड़ा हुआ है तो उसके ये दोनों पाँव हैं, है? ये उसका एक पाँव है ना, पाँव के हिसाब से बना रहे हैं ना। तो पूरा इंसान क्या कर रहा होगा, रेत के ऊपर क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। खड़ा हुआ है कोई इंसान रेत के ऊपर, तो रेत के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स, थ्रस्ट लगा रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स, है ना। ये रेत है, इसके परपेंडिकुलर फोर्स थ्रस्ट लग रहा है। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई। जो फोर्स लग रहा है इसको हम आगे लेकर चलेंगे। ये परपेंडिकुलर फोर्स मतलब थ्रस्ट लग रहा है, और हाँ, ये जो थ्रस्ट लग रहा है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कोई
एक और इंसान है जिसका पैर बड़ा है ना, जिसका पैर बड़ा है, बस पैर बड़ा है, दोनों का जो फोर्स लग रहा है, दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं वो एक सा फोर्स लगा रहे हैं, है ना। जो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। लेकिन यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सीलरेशन हो जाएगा m इंटू जी, एक्सीलरेशन यहाँ पर हो जाएगा m इंटू जी, है ना, फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो क्या होता है, हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो किसके इक्वल है, जो हमारा वजन है और जो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है। और नीचे की तरफ एक्सीलरेशन क्यों है, क्योंकि अपन को धरती खींच रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, है ना। ये F इज इक्वल टू एम जी, क्या यही हमारी धरती की तरफ फोर्स लग रहा है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी को हमने पढ़ा था G इज इक्वल टू एम। यहाँ पर अर्थ का मास, ये जो इंसान खड़ा हुआ है उसका मास, और इधर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब अर्थ का, है ना, ये अर्थ की पूरी सेंटर से दूरी समझ लो, यही होगा ना फोर्स, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होगा ये फोर्स। तो ये वाला फोर्स नीचे लग रहा है और ये क्या होगा, उसका वेट होगा, वेट। इंसान का किसी भी पर्सन का वेट कितना होता है, द वेट ऑफ एनी पर्सन इज इक्वल टू द force, the gravitational force of the earth by which it is attracted towards the earth। वो फोर्स जिसके द्वारा वो अर्थ से अट्रैक्ट हो रहा है ना, अर्थ से अट्रैक्ट हो रहा है, वही उसका वेट होगा। जैसे मुझ पर कितना फोर्स लग रहा है, ये बोल सकते हैं मुझ पर, है ना, या F इज इक्वल टू एम जी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F इज इक्वल टू एम जी, ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है, मान लो यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है 28 न्यूटन फोर्स। यहाँ पर भी अगर दोनों का देखो, ग्रेविटी तो कांस्टेंट होती है जी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास पे डिपेंड करता है, जिसका जितना ज्यादा मास वो उतना ज्यादा फोर्स लगा रहा है नीचे धरती पर। अगर मान लो यहाँ पर ये दोनों जो इंसान हैं, इन दोनों का मास एक सा है, इन दोनों का मास एक सा है, तो ये दोनों इंसान एक ही फोर्स लगा रहे हैं ग्रेविटी पर, है ना, मतलब अर्थ पर एक ही फोर्स लगा रहे हैं। इन दोनों का मास एक सा है, तो ये भी 28 न्यूटन लगा रहा है, तो समझ लो ये भी 28 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। मास एक सा है, मास में ग्रेविटी का मल्टीप्लाई करो, है ना, मास में किसका मल्टीप्लाई करो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीप्लाई करो, फोर्स आ जाएगा न्यूटन में, तो ये भी 28 न्यूटन लगा रहा है, ये भी 28 न्यूटन लगा रहा है। बस अंतर कितना है, इसका जो पैर है छोटा है, इसका पैर बड़ा है, लेकिन दोनों का वजन एक सा है, मास दोनों का एक सा है। ठीक है, अब जब दोनों एक सा फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स इसका भी 28, इसका भी 28, लेकिन इसका जो पाँव है ना, इसका जो पैर है, इस पैर का अगर हमने एरिया निकाला, इस पैर का एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, इस पैर का एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, है ना, इस पैर का एरिया, और इस पैर का एरिया है 7 मीटर स्क्वायर। मान लो इस पैर का एरिया है 7 मीटर स्क्वायर, है ना, इस पैर का एरिया कितना है 7 मीटर स्क्वायर। 4 एक सा लग रहा है, फोर्स दोनों एक सा लगा रहे हैं, पर इसका एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया है 7 मीटर स्क्वायर इस पैर का। तो किस फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा रेत पर, है ना, किस फोर्स का ज्यादा इफेक्ट होगा। एक इंसान है जिसका एरिया कम है पैर का, एक इंसान जिसका एरिया ज्यादा है, तो किसी एक इंसान की पता है पैर रेत में धंस जाएंगे, दूसरे के उतने ज्यादा नहीं धंसेंगे। पता है क्यों, क्यों क्या होता है, क्योंकि एक टर्म डिफाइन करते हैं हम, प्रेशर। प्रेशर क्या बताता है, प्रेशर को हम डिफाइन करेंगे, इट्स डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, हम करेंगे प्रेशर को हम P से, F फोर्स को हम फोर्स, और किसमें फोर्स पर यूनिट एरिया।
F A से इसको डिवाइड करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो इसके में प्रेशर निकालें, प्रेशर निकालें, क्या हो जाएगा इसके में प्रेशर, केस 1 में, पहले वाले केस में हम प्रेशर निकालें तो कितना हो जाएगा, फोर्स कितना है 28 और एरिया है 4, है ना न्यूटन, और ये एरिया किसमें मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, ये पहली कंडीशन में कितना आ जाएगा, 4 7 जा 28, ऊपर न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर ऊपर गया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इधर देखें, इधर भी फोर्स 28 न्यूटन ही लग रहा है, लेकिन कितने एरिया में लग रहा है, इधर 7 मीटर स्क्वायर में लग रहा है। तो यहाँ किस तरीके से हम करेंगे, 7 4 जा 28, ऊपर न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर ऊपर गया तो पर मीटर स्क्वायर बन गया। इसका मतलब जब दोनों का वजन सेम था, दोनों एक सा फोर्स लगा रहे थे, लेकिन क्या है, ये जो ये वाला है इसका, ये 1 मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लगा रहा है, 7, 4 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर में लगा रहा है 7 न्यूटन, 1 मीटर स्क्वायर में 7 न्यूटन, ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है 1 मीटर स्क्वायर में 7, और ये 1 मीटर स्क्वायर में सिर्फ 4, ये 1 मीटर स्क्वायर में 7, ये 1 मीटर स्क्वायर में 4। इसका मतलब इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर ज्यादा है और इसका प्रेशर कम है, इसका प्रेशर कम है। तो क्या हो जाएगा, इसका पांव इस तरीके से रेत नीचे हो जाएगा, इसका पांव रेत में ज्यादा धंस जाएगा, इसका भी धंसेगा लेकिन इसका कम रेत में धंसेगा। क्यों, इसका ज्यादा रेत के अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो 1 मीटर स्क्वायर में 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 1 मीटर स्क्वायर में 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ज्यादा फोर्स, किसी के ऊपर ज्यादा फोर्स लगा के वो चीज धंसेगी ना, और 1 मीटर स्क्वायर में 7 न्यूटन का फोर्स, इसलिए वो धंस जाएगा। यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर में कितने का लग रहा है, 4 का, तो ये उतना नहीं धंसेगा। क्या ये चीज समझ में आई? इसका मतलब कहने का ये है, अगर दो चीजें रखी हुई हैं, अगर हम दोनों पे फोर्स लगा रहे हैं, दोनों पे एक सा फोर्स लगा रहे हैं, दोनों पर एक सा फोर्स लगाए तो फोर्स एक सा है, लेकिन उसका इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, कि उसका असर किस पे ज्यादा होगा, किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। जिसका एरिया ज्यादा उस पर फोर्स का इफेक्ट कम होगा, जिसका एरिया कम उस पर फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा। क्या ये चीज क्लियर है? इसको एक बार फिर से समझिए। इसको इसमें हम बोलते हैं, प्रेशर को डिफाइन करते हैं, है ना, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। प्रेशर कैसा होता है, जिसका एरिया कम उसका प्रेशर ज्यादा, और जिसका एरिया ज्यादा उसका प्रेशर कम, है ना। इसको तो समझ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट समझिए, हमने क्या बोला था, प्रेशर को हमने डिफाइन किया था, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को किस में डिफाइन करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया में। ठीक है, प्रेशर फोर्स की यूनिट, ऐसा यूनिट निकालें, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, क्या होती है, न्यूटन होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं सिर्फ एन से। एरिया की मीटर स्क्वायर, तो फोर्स की क्या बन जाएगी, न्यूटन, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हम प्रेशर को इतना ज्यादा ना लिखने के जगह हम क्या कर देते हैं, प्रेशर को लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं पास्कल। क्या लिख सकते हैं, पास्कल। पास्कल ऐसा यूनिट फोर्स की किसने दी थी, ऐसा यूनिट, अब ध्यान से समझो, ऐसा यूनिट क्या है फोर्स की, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स नहीं, सॉरी प्रेशर, है ना, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की ऐसा यूनिट है पास्कल। क्या है, पास्कल। किसने दी थी ये, ब्लेस पास्कल, एक साइंटिस्ट थे ब्लेस पास्कल, उनने ये यूनिट दी थी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू
1 पास्कल। चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दो, चाहे पास्कल लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। पास्कल को डिनोट करते हैं PA से। क्या इतनी चीज समझ में आई, है ना। अब देखो, क्वेश्चन इससे बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्या, वाई कैमल कैन वॉक इजीली ऑन सैंड। रेत पर तो कैमल के पांव अंदर धंस जाने चाहिए, तो उसे आगे नहीं चल पाना चाहिए, लेकिन वो अच्छे से क्यों चल पाता है। अभी उसका हमने आंसर किया कि जो कैमल है, कैमल का जो फीट होता है, ऐसे नो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब अगर मतलब एरिया ज्यादा हुआ, ऊपर बना रहे हैं मतलब ज्यादा हुआ, अगर एरिया ज्यादा हुआ तो प्रेशर कम होगा। प्रेशर मतलब जो पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगेगा ना वो कम होगा, और कम होगा पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगेगा वो कम होगा, तो कैमल के पांव अंदर नहीं धंसेंगे, है ना, और वो इजीली वॉक कर पाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, कैमल हैज, बड़े पांव होते हैं, उसका एरिया ज्यादा होता है। कैमल हैज ब्रॉडर फीट, द फीट इट हैज लार्ज एरिया। द फीट, जो कैमल के पांव होते हैं उसका एरिया ज्यादा होता है। Therefore the pressure applied by camel on sand, रेत पर जो कैमल प्रेशर लगाता है, प्रेशर अप्लाइड बाय कैमल ऑन सैंड इज लेस, है ना। दैट इज वाई कैमल कैन इजीली, कितना वो फोर्स तो कितना लगा रहा है, जितना उसका वजन होगा उतना ही लगा रहा है ना, फोर्स तो उतना ही लगा रहा है, कितना लगा रहा है, मास इनटू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एम इनटू जी ही लगा रहा है। लेकिन उसके पांव मोटे हैं, है ना, पांव का एरिया बड़ा है, तो जो पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लग रहा है या जो प्रेशर है वो कम है, तो उसका फोर्स पूरे में इक्वली बट गया है ना। तो जब प्रेशर कम है तो उसके पांव अंदर को नहीं धंसेंगे, तो वो इजीली वॉक कर पाएगा, है ना। Pressure applied on sand is less, hence camel can easily walk on. Camel can easily walk on sand. तो ये है हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर। ये वीडियो शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा है, तो आई थिंक आवाज अच्छी नहीं आ रही होगी। तो आगे कुछ न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।